आपकी शुरू हो चुकी है। हर एक क्वेश्चन साथियों A1 होगा, यानी कि सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों पहले प्रश्न से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर आखिर क्या है। तो यहाँ पर बचपन में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पर से एक प्रश्न बन जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो है साथियों वो कौन कौन से टास्क को पूरा करता है, तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क को कंप्यूटर पूरा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। पूछा जाए कब किया गया, तो 1830 में किया गया। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर हम लोग सुपर फास्ट तरीके से क्लास को खत्म करेंगे और साथ में कंप्यूटर को पूरा फतेह कर देंगे इन 200 प्रश्नों के माध्यम से। तो क्लास में अगर एंट्री ले ली है तो क्लास को कंप्लीट देखकर जाइएगा। अगर आपको आपके सिलेक्शन से मोहब्बत है, सिलेक्शन से प्यार है, तो क्लास का हर एक क्वेश्चन आज आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर साथियों किसे कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो जॉन मॉचली का नाम और उसके अलावा प्रेस्पर एकर्टन का नाम। ये कौन है साथियों, ये आविष्कारक हैं। किसके आविष्कारक हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहां पर हुआ था। तो बात करें साथियों, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार जो किया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा कहां पर किया गया था, कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। तो ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब तक साथियों कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां जो है वो विकसित हो चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सबसे पहला कंप्यूटर साथियों कौन था, उसका नाम अबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों प्रथम कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, नवंबर 1945 में बना, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बना, जिसे जॉन मॉचली और जो जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया। तो साथियों जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, ये बना तो 1945 में, और किसके द्वारा बनाया गया ये भी यहां पर दिया गया है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है साथियों, फुगाकू उसका नाम है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में जो निर्मित हुआ है उस कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर उसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। चलिए भाई अगला देखिए और बताइए यहां पर के ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू को कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है यह सीपीयू की फुल फॉर्म कहलाती है। ठीक है साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर करेंगे और एक बार आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करेंगे। तो सबसे पहले साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद इस क्लास को एक बार आप सभी लोग मिलकर शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए भाई उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको फिजिकल डिवाइस कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपके फिजिकल डिवाइस ही कहलाए जाते हैं। सीपीयू हो गया, ठीक है। तो हार्डवेयर की बात करें, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है, फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि अबेकस का आविष्कार कहां पर किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किस देश में साथियों अबेकस का आविष्कार किया गया था, चीन में अबेकस का आविष्कार किया गया था। अगला देखिए कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी कहां पर होती है। तो मदरबोर्ड आपने सुना होगा, मदरबोर्ड में ही सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी होती है। अगला देखिए साथियों सुपर फास्ट तरीके से हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे कंप्यूटर के साथ। चलिए तो माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कहलाता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसको ही माइक्रो कंप्यूटर भी साथियों कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था
कब विकसित किया गया था ये आपको बताना, और किसने विकसित किया था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो विकसित किया गया था ये 1971 में विकसित किया गया था और इंटेल ने विकसित किया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, उसके अलावा देखिए कि कंप्यूटर में डॉट एक्स डॉट ई एक्स ई का क्या मतलब होता है। डॉट एक्स ई एक्स ई का क्या मतलब होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एग्जीक्यूटेबल इसको हम लोग कह सकते हैं, ये आपसे कभी कभी साथियों पूछ लिया जाता है। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षाओं में साथियों पूछे जाते हैं, और कई सारे लोग उन प्रश्नों को नहीं करके आ जाते हैं, और जब नहीं करके आते हैं तो उनको बहुत ही लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो आपको लॉस ना उठाना पड़े इसलिए आप सभी लोग इस क्लास के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो यहां पर उसके बाद देखिए कि फादर ऑफ पंच्ड कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरमन हॉलेरिथ को साथियों जाना जाता है फादर ऑफ पंच कार्ड के नाम से। उसके बाद देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब ये स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप की प्रक्रिया के दौरान इसको क्या कहा जाता है, बूटिंग कह रहे हैं। क्या कहा जाता है, बूटिंग हो रही कहा जाता है ना। तो बूटिंग ही आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि ईमेल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो साथियों मेल तो लिखा ही हुआ है, तो कुल मिलाकर जिसमें भी ई लग जाता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हम लोग कह सकते हैं ईमेल को। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिले की अगर बात करें तो कंप्यूटर साक्षरता में प्रथम जिला जो है वो मलप्पुरम है, जो भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक कौन है। साथियों इस क्लास में आपको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही आसान होंगे वो भी, मॉडरेट होंगे वो भी, और थोड़े बहुत जो हार्ड होंगे वो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग समय समय पर देखते रहोगे। तो डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी। अगर आविष्कारक की बात करें या अर्थात संस्थापक की बात करें तो टिम बर्नर्स ली आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि किसी प्रोग्राम में बग का मतलब क्या होता है। तो बग आपने साथियों बहुत सुना होगा, बग का मतलब होता है त्रुटि या बग का मतलब होता है एरर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहां बनाया गया। कहां बनाया गया, तो सी डैक में बनाया गया, ये आपके ऑप्शन के रूप में होगा, तो सटीकता से साथ आपको सी डैक पर उत्तर लगा देना है। चलिए भाई, तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है इसको रोम कहते हैं या रैम कहते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है इसी को साथियों रोम कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर की जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं। तो अभी आपने देखा जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है उसे तो रोम कहा जाता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, लेकिन जो कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है इसको रैम कहते हैं यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी, तो फॉर्टन थी, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी, फॉर्टन, आप सभी लोगों को याद रखना है। फॉर से हो जाएगा फॉर्मूला और TRAN से हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए कि लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो लेजर प्रिंटर की बात करें तो इसमें कौन सा लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्धचालक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के साथियों प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों कई बार आया है कि आईसी चिप्स जो होती हैं इनको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है आईसी चिप्स को बनाने के लिए। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप को बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि आईसी चिप को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि आईसी चिप को बनाने के लिए किस प्रकार का सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो सकता है। उसके बाद देखिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो किल्वी नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि JS किल्वी के द्वारा साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया गया। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त प्रश्न है भाई कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। पॉल एलन का नाम यहां पर आपको ध्यान रखना है।
अगला देखिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर का दिन आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साक्षरता दिवस साथियों 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि वेब पेजेस के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब साथियों वेब पेजेस को लिखा जाता है तो HTML का इस्तेमाल करते हैं। अब ये HTML क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML की फुल फॉर्म है, या आपसे पूछा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहां पर स्टोर होता है। तो साथियों अगर आपको किसी चीज को कॉपी करना है या किसी चीज को कट करना है तो ये सारी चीजें साथियों कहां पर उपस्थित होती हैं? क्लिप बोर्ड में ये आपको मिलती है कट कॉपी पेस्ट की। चलिए, तो ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है। तो साथियों बात करें कंप्यूटर पर जो आपका ब्लिंक होता है ना, ठीक उसको क्या कहते हैं? तो वो कर्सर कहलाता है, एरो की तरह होता है, उसको कर्सर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डेटा और इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करते हैं, बताइए भाई। तो बस ही यह एक निर्धारित है, यहां पर लिखा हुआ है कि बस ही यह निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डेटा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है। तो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक तो इनपुट डिवाइस के बारे में आपको ध्यान रखना है और उसके अलावा एक आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, जो आपके इंस्ट्रक्शन अंदर तक ले जाए, सिस्टम के अंदर तक ले जाए। जैसे कि कीबोर्ड है, ये इंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ ले जाता है तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। बात करें अगर हम लोग साथियों माउस की, तो माउस भी यही काम करता है, माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जो चीजें बाहर की तरफ लाता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि स्पीकर है, ये ध्वनि बाहर की तरफ तो लाता है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर की स्क्रीन जो होती है वो इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ करती है, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर आप लोग देखकर इंफॉर्मेशन लेते हो, तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, पूछा जा रहा है इनका क्या काम होता है। तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, उसके अलावा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस आपको बताना है कौन कौन सी है। तो मुख्य रूप से जो इनपुट डिवाइस आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको माउस का नाम बता चुका हूँ, कीबोर्ड का नाम बता चुका हूँ, स्कैनर जो होती है वो स्कैन करने के काम आती है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक, आपने गेम्स खेले होंगे, वहां पर एक जॉयस्टिक लगी होती है, तो वो भी आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस ही होती है। ये चारों इनपुट डिवाइस आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड और माउस क्या है। तो साथियों अभी अभी मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है और माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जॉयस्टिक का क्या उपयोग होता है। तो अभी साथियों यहां पर आपको चार वो चीजें बताई गई, चार ऐसी डिवाइसेस बताई गई जो कि इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक क्या हो जाएगी, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो यहां पर यही आपसे पूछा जा रहा है कि जॉयस्टिक का क्या उपयोग होता है। तो जॉयस्टिक, पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि गेम खेलने में साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल साथियों गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है। ट्रैक बॉल जो है वो किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है। तो साथियों ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है? ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है। कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो सीपीयू से प्रोसेस डेटा को यूजर तक पहुंचाना, यानी कि हम तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना, किसको, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है उसको। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू से प्रोसेस डेटा को यूजर तक पहुंचाना, ये आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइसेस का काम हो जाता है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर की, यहां पर आपको दिखाना है कि मुख्य
आउटपुट डिवाइस के नाम यहाँ पर जो है वो बताए गए। जैसे कि आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि मैं आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर के स्पीकर्स होते हैं ये ध्वनि को बाहर की तरफ लाते हैं, यानी कि यूजर तक पहुंचाते हैं, तो ये एक आउटपुट का काम कर रहा है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। उसके अलावा जीपीएस जो होती है ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही होती है। हेडफोन्स जो होते हैं स्पीकर की तरह ही काम करते हैं, बाहर की तरफ ध्वनि लाते हैं, तो हेडफोन्स भी आपका क्या आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। मॉनिटर इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ आपको दिखाता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंट करके आपको बाहर देता है इंफॉर्मेशन, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर की बात करें तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके अलावा जो साउंड कार्ड होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइड है, और वीडियो कार्ड जो भी ये भी एक आउटपुट डिवाइड है। उसके अलावा बात करें साथियों ब्रेल लीडर की, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इतनी आप लोग आउटपुट डिवाइसेस के नाम ध्यान रखना है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो इनपुट से कंप्यूटर, बल्कि इनपुट यहां पर कहा जा रहा है कि जो इनपुट होती है उनके इनपुट से आउटपुट में अगर हमें उसको बदलना होता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि सीपीयू के द्वारा ये काम किया जाता है। कौन सा काम, इनपुट से आउटपुट में बदलना। और पूछा जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपके सामने साथियों सीपीयू की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है। तो जो कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं इसकी गति को किस यूनिट में मापा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है। तो जो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर की जो डेटा प्रोसेसिंग पावर होती है इसको किस में मापा जाता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में साथियों मिलियंस इंस्ट्रक्शन जा सकते हैं, ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। तो MIPS भी लिखा हो सकता है, और उसके अलावा MIPS की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो M से हो जाएगा मिलियन, I से हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, P से हो जाएगा पर, और S से हो जाएगा सेकंड। अगले नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिए कि सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड को देखना है, मापना है, तो किस पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, क्लॉक स्पीड का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए साथियों डेटा बस का इस्तेमाल किया जाता है। एक नजर आपको इस प्रश्न पर भी मारना चाहिए। अगले नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर के डिलीट की हुई सभी फाइल्स कहां पर रिकवर हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई फाइल्स को डिलीट कर दिया कंप्यूटर में से, तो साथियों अब अगर आप वो फाइल दोबारा देखना चाहते हो या उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो फाइल सारी कहां पर मौजूद होंगी, रिसाइकल बिन में होंगी। अगर आपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट मार दिया फिर आपको वो फाइल शायद ही मिल पाए, यानी कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना क्या कहलाता है। मान लीजिए साथियों, मान लीजिए कि अभी साथियों आपको कोई यहाँ पर चीज है, अब इस चीज को उठाकर साथियों मुझे यहाँ पर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको ड्रैग करना पड़ेगा, उसके बाद इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये चीज साथियों यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आइकन्स बने होते हैं वो अगर एक जगह से दूसरे जगह पर करते हैं तो वही आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। उसके बाद देखिए कि किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस के कौन से क्लिक का उपयोग करेंगे, राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे या लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। साथियों बात करें माउस की, तो एक तो राइट क्लिक होता है, एक आपका लेफ्ट क्लिक होता है, उसके अलावा एक स्क्रॉल करने के लिए भी बीच में एक व्हील्स लगी होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है राइट क्लिक करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहां पर रिकॉर्ड होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कुल मिलाकर फ्लॉपी डिस्क होती है इसमें जो डेटा होता है ये साथियों ट्रैक्स में रिकॉर्ड किया जाता है।
अगला देखिए कि यहाँ पर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि क्या कहलाता है, जैसे कि मॉनिटर आपका हार्डवेयर कहलाता है, कीबोर्ड हार्डवेयर कहलाता है, माउस हार्डवेयर कहलाता है, सीपीयू हार्डवेयर कहलाता है। तो समझ में आया है कि जिसे छू सकते हैं उसको ही तो हार्डवेयर कहा जाता है और जिसे छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये दोनों बातें आपने बचपन में पढ़ी होंगी। उसके बाद देखिए कि प्रिंटर साथियों पूछे जा रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि प्रिंटर मैंने आपको इसी क्लास में बताया था शुरुआत में कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो अब आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि प्रिंटर के दो प्रकार कौन से होते हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा है कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। अब आपके सामने है कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर होता है, उसके अलावा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन से प्रिंटर के प्रकार हैं। तो ए नंबर पर ये दे देंगे, बी नंबर पर ये दे देंगे, सी नंबर पर दे देंगे कि ए एंड बी दोनों, और डी नंबर पर दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, सी वाला लगाना है, यानी कि ए एंड बी दोनों ही प्रिंटर के प्रकार हैं। उसके बाद देखिए कि डेटा यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। तो साथियों जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, अभी आपने देखिए ऊपर पढ़ा है कि एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर का एक प्रकार जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ये किसका उदाहरण है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। कौन सा प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। ये आप लोग एक बार नजर दौड़ा देंगे इसके ऊपर। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों बात करें अगर हम लोग कि लैन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको अपने ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर्स को लगाना है, या किसी आप बिल्डिंग में कई सारे कंप्यूटर्स को आप लोग जोड़ रहे हैं, या एक रूम में कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। या आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहां से प्राप्त होता है, रोम बायोस से। आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और रोम की तो आपको फुल फॉर्म मालूम ही है। उसके बाद देखिए साथियों कि हार्ड डिस्क में डेटा कहां पर स्टोर होता है। तो साथियों हार्ड डिस्क जो होती है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर्स में स्टोर्स होता है। ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमें सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करना है तो सीपीयू और रैम के बीच साथियों किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कैशे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि कंप्यूटर स्टोरेज में एमबी, जीबी, टीबी, पीबी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो साथियों एमबी के बारे में तो आप लोग जानते हो क्योंकि डेली इस्तेमाल करते हो। जीबी के बारे में भी आप लोग इस्तेमाल करते हो। बात करें साथियों केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो किलोबाइट होती है। एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेगाबाइट होती है। जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गीगाबाइट होती है। और टीबी की फुल फॉर्म टेराबाइट और पीबी की फुल फॉर्म पेटाबाइट होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें अगर हम लोग साथियों 1024 केबी किसके बराबर होता है, तो 1 एमबी के बराबर होता है। इसी प्रकार से आगे ये प्रक्रिया चलती जाएगी पीबी तक, यानी कि पेटाबाइट तक। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर का डेटा कहां पर स्टोर किया जाता है। तो कहां पर स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर के डेटा को हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर हो जाता है ये डेटा। तो ये जानकारी भी आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम आपको बताना है। कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो स्टोरेज डिवाइस की यहां पर बात चल रही है, जो डेटा को स्टोर करे वो डिवाइस की बात चल रही है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम और फ्लॉपी डिस्क। तो इनके नाम भी आपको एक बार देख लेंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि रैम किस प्रकार का मेमोरी है। बात करें रैम की, तो रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये किस प्रकार का है, ये वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से रैम एक प्रकार की मेमोरी, यानी कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन में साथियों वॉलेटाइल मेमोरी का ऑप्शन जरूर होगा, तो वॉलेटाइल मेमोरी आपको चूज करना है। उसके बाद देखिए कि रोम किस प्रकार का मेमोरी है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अभी आपने देखा कि रैम की अगर बात करें तो ये तो वॉलेटाइल मेमोरी है। बात करते हैं अगर रैम आपका वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, लेकिन रोम की अगर बात करते हैं तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बाइट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइट्स कहलाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB की होती है, ये आप लोग एक बार याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो चुंबकीय डिस्क जो होती है साथियों, उस पर किसकी परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड पर, आयरन ऑक्साइड की उस पर परत चढ़ी होती है चुंबकीय डिस्क पर। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो साथियों, मैं आपको शायद इसी वीडियो में मैंने आपको अभी बताया था कि बग का मतलब क्या होता है, त्रुटि होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बग और तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर बग कहते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि हो जाती है यानी कि जो गलती हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, क्या इसका मतलब होता है? डेटा को उपयोगी बनाना हम लोग कह सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? डेटा को उपयोगी बनाना यानी कि डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा साथियों क्या किया गया? एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया गया। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि वेबसाइट से पहले आने वाला एचटीटीपी जो होता है ये क्या होता है साथियों। तो ये क्या होता है? इसको ये एक प्रोटोकॉल होता है साथियों। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। यानी कि कभी भी आप लोग अगर वेबसाइट देखोगे तो उससे पहले एचटीटीपी भी देखने को आपको मिल सकता है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? प्रोटोकॉल उसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए भाई, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो एमएस एक्सेस की अगर बात करें तो ये डेटाबेस से संबंधित ही सॉफ्टवेयर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाता है भाई? ऑप्शन तो है नहीं इसमें, एमएस एक्सेस ही सिर्फ हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि वायरस की आपको फुल फॉर्म बताना है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। तो वायरस की अगर आपकी परीक्षा में फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी साथियों? वी से हो जाएगी वर्चुअल, आई से हो जाएगी इंफॉर्मेशन, आर से हो जाएगी रिसोर्स, यू से हो जाएगी अंडर और साथियों क्या हो जाएगी? एस से हो जाएगी सीज। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। चलिए भाई, तो इस तरह के ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव में साथियों स्टोरेज ही तो होता है, डेटा होता है, तो स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस ये कहलाती है पेन ड्राइव। ठीक है साथियों, तो आप लोग यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो एसएसडी की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा और आपका सिस्टम थोड़ा स्लो चलने लगता है या उसमें डेटा ज्यादा आता होता है, इस वजह से स्लो चलने लगता है, तो हमको क्या पढ़वाना पड़ता है? अलग से एसएसडी पढ़वानी पड़ती है। अब ये एसएसडी जो होती है 100 ठीक है 256 में भी आती है, शायद उससे कम और उससे बढ़ती में भी आती है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि एसएसडी क्या है। एसएसडी की अभी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी तो आपने बताया था। एसएसडी क्या है? तो एसएसडी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई कि एसएसडी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल सही। ये डेटा डिजिटली स्टोर करता है, यानी कि डेटा को डिजिटली तरीके से स्टोर करता है और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल भाई, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। उसके बाद देखिए साथियों कि कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, यानी कि जो अभी अभी इस्तेमाल की गई है सूचना या इंफॉर्मेशन, वो कहाँ पर मौजूद होगी? तो वो वहां पर मौजूद होगी कैशे मेमोरी में। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क की अगर बात करें साथियों तो ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाएगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि कंट्रोल है, शिफ्ट है और एल्टर है, इसको क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल है, शिफ्ट है, एल्टर, ये सब कीज हैं। तो इनको जो है साथियों मॉडिफायर कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस लिए मॉडिफायर कीज कहा जाता है? और
काम करते समय इनका इस्तेमाल बखूबी होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है, कंट्रोल का, शिफ्ट का, एल्टर का। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या है? तो जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? शटडाउन कहा जाता है। यानी कि शटडाउन कर दो, यानी कि कंप्यूटर को, लैपटॉप को बंद कर दो। चलिए भाई। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर बंद करने को तो शटडाउन कहा जाता है। कंप्यूटर शुरू करने को यानी कि चालू करने को क्या कहा जाता है? बूटअप कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, बूटअप और शटडाउन। अगले नंबर का प्रश्न है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? जैसे कि आपने देखा होगा F1 सबसे ऊपर, F2, F3, ये F12 तक होती है। कहाँ तक होती है? F12 तक होती है। तो इसलिए कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। ये आप लोग एक बार याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है? अगर कंट्रोल के साथ हम लोग सी दबा देंगे तो क्या हो जाएगी? तो कॉपी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि सी का मतलब ही कॉपी होता है। तो अगर किसी चीज को कॉपी करना होता है, कॉपी किस लिए करते हैं? कि कहीं पर हमें पेस्ट करना होती है वो चीज, तो पेस्ट करने से पहले हमें कॉपी भी करना होगी। तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। उसके बाद देखिए कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। बताइए। चलिए, तो बात करें साथियों, कट करने के लिए जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमने, मान लीजिए इसको यहां पर क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया भाई? यहां पर मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको शॉर्टकट को यहाँ पर क्या करना है? पेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। हमने कॉपी कर ली इसको, यहाँ पर क्लिक करके। कॉपी करने के बाद साथियों हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसी को पेस्ट कहा जाता है, इसी को कहा। तो इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है, तो कंट्रोल प्लस वी क्या हो जाएगी? ये आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी पेस्ट करने की। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये आपको बताना है। तो अगर कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना होता है तो एल्टर के साथ F4 का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि स्कैप इसको कहते हैं, ESC कह सकते हैं, स्कैप कह सकते हैं, स्कैप बटन। तो इस्तेमाल इसका क्यों किया जाता है? तो एक्टिव प्रोग्राम से बाहर, यानी कि जो आपके सामने प्रोग्राम चल रहा होता है, तो अगर इसको, ठीक है, इससे बाहर आना है तो स्कैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। तो एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए स्कैप का इस्तेमाल करते हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो ALU की अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगी ALU की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। 200 प्रश्नों के माध्यम से कंप्यूटर को यहाँ पर पूरा खत्म किया जाएगा। यानी कि वो हर एक क्वेश्चन साथियों ले लिया जाएगा जो कंप्यूटर से संबंधित है और जो कंप्यूटर के आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि अलग अलग परीक्षाओं की बात करें, हर परीक्षा में कंप्यूटर से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ASCII, यानी कि आस्की की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड सी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये साथियों आस्की की फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपकी बेसिक की फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि BCD की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, तो B से साथियों हो जाएगा बाइनरी, C से हो जाएगा कोडेड और D से हो जाएगा डेसिमल। यानी कि BCD बोले तो बाइनरी, कोडेड, डेसिमल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगले नंबर का साथियों यहाँ पर प्रश्न देखिए कि बायोस की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो बायोस की फुल फॉर्म मैं आपको बता भी चुका हूँ। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और S से सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि CAD की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये क्या हो जाएगी? ये CAD की फुल फॉर्म हो जाएगी। साथियों जितनी भी यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आपको फुल फॉर्म्स बताई जा रही हैं, उन सभी फुल फॉर्म्स को आप लोग नोट डाउन करेंगे कहीं ना कहीं, या अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे, या उनको तैयार कर लेंगे इसी क्लास के माध्यम से। लेकिन तैयार आपको ही करना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए है, तो मेहनत भी आपको करना होगी। तो कुल मिलाकर बात करें, CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगी। और अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि CAM का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगा? ये CAM की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
बात करें सीडी की फुल फॉर्म की, यानी कि सी से हो जाएगा कॉम्पैक्ट और डी से हो जाएगा डिस्क। तो ये भी परीक्षा में पूछी जाती है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। उसके बाद देखिए कि सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की क्या हो जाएगी, ये सी डॉट की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपकी कोबोल की फुल फॉर्म हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। सीपीयू की फुल फॉर्म हम लोग कई बार देख चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। अगले नंबर का प्रश्न है कि डॉस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हो जाता है भाई, डॉस की फुल फॉर्म हो जाती है। अगला देखिए कि डीटीएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डेस्कटॉप सिस्टम, ये क्या है साथियों, डीटीएस की फुल फॉर्म है। अगला देखिए कि ई कॉमर्स की अगर बात करें तो साथियों, अब मैंने आपको बताया था कि ईमेल की फुल फॉर्म में जो ई होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। बात करें अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में जो ई होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाती है। यहाँ पर फिर से ईमेल का जिक्र आ गया है, तो ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाती है। ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि ई एन एल ए सी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इनलैक की फुल फॉर्म हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि फॉर्टन, यानी कि एफ ओ आर से हो जाएगा फॉर्मूला और टी आर ए एन से हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो फॉर्टन की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाता है। ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि एच डबल एल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, एच एल एल की फुल फॉर्म हो जाती है। अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, एच टी एम एल की अगर बात करें तो एच टी एम एल की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या हो जाती है, तो एच टी एम एल की फुल फॉर्म हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एच एच टी एम एल की आपने फुल फॉर्म तो देख ली भाई, अब एच टी टी पी की फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिए। एच टी टी पी की फुल फॉर्म साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। ये सभी साथियों फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने नाम सुना होगा आईबीएम का, तो आईबीएम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या हो जाएगी, आईबीएम की फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद देखिए कि आईसी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो जाती है भाई, ये आईसी की फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए, आईपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल शब्द आपने सुना होगा, तो आईपी की फुल फॉर्म शब्द क्या हो जाएगी, आईपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए साथियों, आईएसएच की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे क्या हो जाएगी भाई, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ये आपकी आईएसएच की फुल फॉर्म हो जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, और लैन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी आपको लैन की फुल फॉर्म याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए कि एलडीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो एल से हो जाएगा लिक्विड, डी से हो जाएगा डिस्प्ले और यू से हो जाएगा यूनिट। तो लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, ये आपकी एलडीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी। एलआईएसपी की फुल फॉर्म साथियों क्या हो जाएगी, तो लिस्ट प्रोसेसिंग कह सकते हैं इसको हम लोग। लिस्ट प्रोसेसिंग ये क्या हो जाएगी, ILISP की फुल फॉर्म हो जाती है। ट्रिपल एल की अगर बात करें साथियों, तो लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल, अभी आपको हाई लेवल लैंग्वेज की फुल फॉर्म बताई गई थी, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म बताई थी, अब आपको लो लेवल लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म बताई जा रही है। ट्रिपल एल कह सकते हैं या LLL कह सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों, MICR की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये क्या हो जाएगी, MICR की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि MIPS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये IMIPS की फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद साथियों मॉडेम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो MO से हो जाएगा मॉड्यूलेटर और DEM से हो जाएगा डी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर किसकी फॉर्म हो जाएगी, किसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, मॉडेम की फुल फॉर्म हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। एमओपीएस की अगर बात करें तो एमओपीएस की फुल फॉर्म जो होगी वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड हो जाती है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि एमपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एमपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो साथियों, कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स बनती हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स बनती हैं, वो यहाँ पर साथियों बताई जा रही हैं आपको। चलिए, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एन आई सी एन ई नेट
NET की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क की आपकी हो जाएगी। OMR की फुल फॉर्म परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या हो जाएगी, OMR की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों PCDOC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपकी PCDOC की फुल फॉर्म हो जाती है। ये भी आप लोग एक बार याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि PR यानी कि पी रोम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो रोम की फुल फॉर्म तो आपको मालूम है कि रीड ओनली मेमोरी होती है, लेकिन पी लग गया है तो प्रोग्रामेबल भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, जो कि कई बार मैं आपको बता चुका हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। रोम की फिर से आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही तो रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी रोम की फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए, तो अगर बात करें साथियों SNOBOL की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये भी आप लोग एक बार याद रखेंगे। चलिए, यूपीएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी भाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपके यूपीएस की फुल फॉर्म हो जाती है। वीडियो की अगर बात करें फुल फॉर्म की तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या हो जाएगी, वीडियो की फुल फॉर्म हो जाती है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि VLSI की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये क्या हो जाएगी, VLSI की फुल फॉर्म हो जाती है। ये सारी फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है। वैन की अगर बात करें तो वैन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगी वैन की फुल फॉर्म। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए कि DTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये क्या हो जाएगी, DTP की फुल फॉर्म हो जाएगी। साथियों, इन 200 प्रश्नों के माध्यम से आपको सिंपल, मॉडरेट, हार्ड 3 तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यानी कि आपको वेल प्रिपेयर किया जाएगा, कंप्लीटली तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा आपको आपकी परीक्षा के लिए। तो क्लास मिस मत कीजिएगा, जितनी भी गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर क्लास अपलोड होती हैं, आपके लिए चलाई जाती हैं, वो सभी क्लासेस आप सभी लोग जरूर देखिएगा साथियों। चलिए, उसके अलावा देखिए साथियों कि आरपीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये क्या हो जाएगी, आरपीजी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अगर आईएसपी की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपकी क्या हो जाएगी, आईएसपी की फुल फॉर्म हो जाएगी, आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा सेट होता है, इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस इसको कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा सेट होता है, इसको सॉफ्टवेयर पैकेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको सिस्टम प्रोग्राम कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है सिस्टम प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद देखिए कि प्रोग्राम जो चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे वर्गीकृत किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज में। यह भी आप लोग एक बार देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम वहां पर अवश्य लिखा होगा ऑप्शन में। एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये क्या हो जाएगी, SQL की फुल फॉर्म हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें साथियों इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंड सर्फ को क्या कहा जाता है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो अर्पानेट के द्वारा इंटरनेट को विकसित किया गया है। ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली कौन है साथियों, ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहा जाता है, डोमेन कहते हैं। ये आपको एक बार नजर दौड़ा लेना है साथियों। यूआर की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, यूआरएल की, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपकी यूआरएल की फुल फॉर्म हो जाती है। अगले नंबर की प्रश्न है कि ईमेल किसकी तरह है, तो एक तरह से देखा जाए ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो बात करें इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए किया जाता है, तो पत्र लिखने जैसा ही तो है भाई ईमेल, ठीक है, किसी को संदेश भेजना होता है तो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए
कम से कम कितनी रैम की होनी चाहिए? तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कम से कम 32 एमबी की रैम होनी चाहिए, ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि आईपी एड्रेस की बात करें तो इसमें आईपी की फुल फॉर्म आपको बताना है, तो आई से हो जाएगा इंटरनेट और पी से हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है? टीसीपी की पूरे नाम की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये टीसीपी की फुल फॉर्म हो जाती है, एक बार आप लोगों को ध्यान रखना है। नेट की अगर फुल फॉर्म की बात करें, नेट के पूरे नाम की बात करें तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ये क्या हो जाता है भाई? नेट की फुल फॉर्म हो जाती है। अगले नंबर का प्रश्न है कि एआई की फुल फॉर्म। साथियों, एक भी फुल फॉर्म आपकी परीक्षा से नहीं छूटेगी, ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कंप्लीटली तौर पर यहाँ पर सभी फुल फॉर्म्स को कराया जा रहा है जो अब तक परीक्षा में साथियों पूछी जा चुकी है। तो एआई की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या हो जाएगी? एआई की फुल फॉर्म हो जाएगी और आपको मालूम भी होगी पहले से। अगले नंबर का प्रश्न है कि एनओएस की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है भाई? एनओएस की फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, उसके बाद अगर बात करें जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिल्ला है, फायरफॉक्स है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा बात करें सफारी वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा ब्राउज़र है, ये सब क्या है? तो ये सब साथियों वेब ब्राउज़र हैं। क्या है? ब्राउज़ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये सब के सब साथियों वेब ब्राउज़र हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो होस्ट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि एक कंप्यूटर यूजर इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे के कंप्यूटर से फाइल को ले सकता है, ये प्रोसेस किसकी मदद से होता है? तो एफटीपी की मदद से होता है। एफटीपी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इसके उत्तर में ही इसका प्रश्न और इसका उत्तर दोनों ही छुपा है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? फाइल को किसी दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अर्थात एफटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। एमआईएमई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, आपको यहाँ पर याद रखना है कि साइबर स्पेस कहा जाता है किसको? इंटरनेट को। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न बन सकता है कि इंटरनेट का अन्य नाम क्या है? तो साइबर स्पेस नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट ब्राउज़र कहा जाता है। सॉफ्टवेयर है ये एक जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसको इंटरनेट ब्राउज़र कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी भाषा? जावा भाषा ब्राउज़र में एनिमेशन लिखने के इस्तेमाल की जाती है और गेम लिखने के लिए, यानी कि गेम्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी भाषा? तो जावा भाषा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर सब अलग-अलग कंप्यूटर होते हैं। आईपी एड्रेस की बात करें तो कंप्यूटर की पहचान करने के लिए साथियों इंटरनेट पर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि सबका आईपी एड्रेस अलग-अलग होता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो जब हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग ही कहलाता है, ये आप लोग एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए कि लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ये आप लोग ने बहुत बार किया होगा, ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि लॉगिन नेम डालना है और उसका पासवर्ड डाल के वेरिफिकेशन को पूरा करना है, यही आपका प्रोसेस ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है, पैच कहलाती है, ये आप लोग एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए उपयोगकर्ता जाने वाला, यानी कि उपयोग किया जाने वाला, इसको अलग करने के लिए कौन सा प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बीच में क्या होता है भाई? @ होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है साथियों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कि एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर क्या होता है? .edu होता है। शैक्षिक संस्थान की यहाँ पर बात चल रही है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ईमेल का जनक साथियों किसे कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। तो ये थे साथियों
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास थी। इस क्लास के हर एक क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो क्लास को आप सभी लोग लाइक करेंगे, क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे और मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।